हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हितप्रद अर्थान्वयन यानी बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके साथ ही आपको नोट्स के प्राइस भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हितप्रद अर्थान्वयन यानी बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में यानी सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के बारे में। उसको बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। इसी तरीके से आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो देखो, विधायिका जो भी कानून बनाती है, जो भी हमारा लेजिस्लेचर है, वो जो भी लॉ बनाता है वो किसी ना किसी पर्पस से बनाता है और उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्पस को जानना ही यहाँ पे किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन का उद्देश्य होता है। यानी किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि एक तो उस चीज़ को समझा जा सके कि बेसिकली विधायिका का क्या इंटेंशन रहा है उस लॉ को बनाने के पीछे। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो ज़रूर होता है किसी भी लॉ को बनाने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, एक लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम। तो ये जो लॉ है ये क्यों बनाया गया? महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे उन्हें घरेलू हिंसा से संरक्षण मिल सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये है हमारा बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, यानी जो लॉ किसी ना किसी के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है उसे ही हम बेनिफिशियल यहाँ पे लॉ कह सकते हैं। और साथ ही जब उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो ऐसे किया जाता है कि उसका इंटरप्रिटेशन में हमें ये चीज़ देखनी है कि वो किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। मतलब उसके पीछे लेजिस्लेचर का, जैसे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर कोई लॉ किसी के बेनिफिट के लिए बनाया गया है तो उस लॉ के पीछे भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का या पर्टिकुलर वर्ग का कुछ ना कुछ बेनिफिट करने का उद्देश्य रहा होगा। जैसे मैंने अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहा, तो वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। तो वो किसको बेनिफिट दे रहा है? महिलाओं को बेनिफिट दे रहा है। इसी तरीके के कुछ कानून हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, जिनका पर्पस सोशल वेलफेयर करना होता है ना, और समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना होता है। तो जब इस तरह के बेनिफिशियल लॉज कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन के लिए जाते हैं और कोर्ट को उनकी व्याख्या करनी होती है, तो कोर्ट क्या करता है? बेनिफिशियल रूल को अप्लाई करता है और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन करता है। और कोर्ट ये देखता है कि क्या उस लॉ से किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है, किसी को कोई बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कोई भी कानून जो कोर्ट के सामने उसकी व्याख्या करने के लिए जाता है या इंटरप्रिटेशन के लिए आया है, उसमें दिए गए प्रोविज़न से दो मतलब अगर निकल रहे हैं। पहला ये कि उससे किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि उससे कुछ व्यक्ति से, कुछ लोग ऐसे हैं या कोई व्यक्ति है, उससे कुछ राइट छीन रहे हैं। मतलब एक को कुछ राइट मिल रहे हैं और दूसरे से कुछ राइट लिए जा रहे हैं उस लॉ के द्वारा। तो कोर्ट को ऐसे इंटरप्रिटेशन करना है कि उस लॉ से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनके फ़ायदे के लिए हो। ठीक, तो उन कानूनों की व्याख्या से संबंधित है ये इंटरप्रिटेशन, जिसका उद्देश्य नागरिकों को लाभ या सुरक्षा देना होता है। तो जब कोर्ट इंटरप्रिटेशन में बेनिफिशियल रूल या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन करता है तो ये देखता है, उसको ऐसे इंटरप्रेट करता है कि उससे जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी लोग हैं जिनके बेनिफिट के लिए वो बनाया गया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उससे बेनिफिट मिले। जब कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान समाज के किसी विशेष वर्ग, वंचित समूह या नागरिकों के हित के लिए बनाया गया हो, तो उसकी व्याख्या इस तरीके से करनी चाहिए कि उससे उस वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ठीक, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेबर लॉज भी ले सकते हैं। जो हमारे श्रमिक कानून हैं, जो हमारी श्रमिक विधियां हैं, लेबर लॉज, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। या जैसे अभी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बताया, तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो किसी ना किसी वर्ग के फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए या उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है।
तो जब भी कोर्ट को किसी लॉ या स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन करना हो तो सबसे पहले कोर्ट क्या करता है, उसका नेचुरल मीनिंग निकालता है इंटरप्रिटेशन करके। लेकिन अगर नेचुरल मीनिंग पॉसिबल नहीं होता, उसका प्लेन मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, तो कोर्ट क्या करता है, गोल्डन रूल अप्लाई करता है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने गोल्डन रूल ऑलरेडी एक वीडियो में अलग से डिस्कस किया हुआ है, ठीक। वहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है गोल्डन रूल से, ताकि उस चीज़ के मीनिंग को क्लियर किया जा सके, और वहाँ पे पूरा कंप्लीटली चेंज नहीं होता, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। तो बेनिफिशियल रूल ये कहता है कि नेचुरल मीनिंग में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम एक स्टैट्यूट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग व्यक्तियों को फ़ायदा दे सकते हैं, उनको बेनिफिट दे सकते हैं, जिस पर्पज़ के लिए लेजिस्लेचर ने वो लॉ पास किया है। अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी लॉ को एक पर्टिकुलर क्लास या वर्ग के लोगों के लिए बेनिफिट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए बनाया गया है, जिससे दो मीनिंग निकल रहे हों, एक तरफ उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, उन्हें बेनिफिट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनसे बेनिफिट लिया जा रहा है, तो इंटरप्रिटेशन मतलब जो कानूनों की व्याख्या है वो ऐसे करनी है जिससे कि उन्हें फ़ायदा दिया जा सकता हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो यही सारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन से डील करते हैं। अब हम मैक्सवेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैक्सवेल ने कुछ बातें कही हैं। उनका कहना है कि बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन यानी ये जो हितप्रद अर्थान्वयन है, ये एक टेंडेंसी है। इन्होंने इसे एक प्रवृत्ति कहा है, कोई रूल नहीं बताया कंस्ट्रक्शन का। उनका कहना है कि कोर्ट को ऐसा इंटरप्रिटेशन करना चाहिए जिससे एक विस्तृत अर्थ यानी कि वाइड मीनिंग निकल कर आए, जिससे कोर्ट को लगे कि ऐसे इंटरप्रिटेशन से जो मीनिंग निकल कर आएगा वो ज़्यादातर लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। और कोर्ट को नैरो मीनिंग नहीं निकालना है बल्कि वाइड इंटरप्रिटेशन करना है, क्योंकि वाइड इंटरप्रिटेशन से ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। इसीलिए कोर्ट को नैरो इंटरप्रिटेशन ना करके वाइड इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। तो ऐसा कहना है मैक्सवेल का। अब जैसे हमने बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को समझा, तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोर्ट को ऐसा इंटरप्रिटेशन करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। अगर कोई लॉ किसी पर्टिकुलर क्लास या वर्ग के फ़ायदे के लिए बनाया गया है, अब इसी कंस्ट्रक्शन को, इसी बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमारे सामने 3 केस लॉज हैं। हम इन केस लॉज को समझेंगे जिससे कि हमारा जो ये टॉपिक है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही लैंडमार्क केस की, केशवानंदा भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का केस है। ये केस इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं और ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर से डील करता है। इस केस के हिसाब से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर था उसकी अवधारणा को मान्यता दी थी और ये कहा था कि संवैधानिक प्रावधानों की जो व्याख्या है, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी प्रोविजंस हैं उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी व्याख्या इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा हो, मतलब उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो यहाँ पे भी देखो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एक तरीके से कोर्ट ने किया है और कोर्ट ने यहाँ पे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन करते हुए ये बात बोली है कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या हमें ऐसे करनी चाहिए जिससे कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है और एक इम्पॉर्टेंट केस भी है। नेक्स्ट है यू उनिचोई बनाम केरल राज्य 1962। इस मामले में क्वेश्चन ये था कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, उसमें क्या वो संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत उसके प्रतिकूल है या नहीं, मतलब कहीं वो उसके खिलाफ या उसके कॉन्ट्राडिक्ट में तो नहीं है। आरोप ये लगाया जा रहा था कि उस एक्ट में ना तो न्यूनतम मजदूरी को परिभाषित किया गया है और ना ही जो नियोक्ता है उसकी मजदूरी देने की क्षमता पर ही विचार करने का ध्यान रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को संविधान के अनुकूल बताते हुए कहा कि ये जो एक्ट है ये एक हितप्रद कानून होने के कारण कर्मचारी के पक्ष में ही इसकी व्याख्या होनी चाहिए और ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, एक बेनिफिशियल जो है लॉ है। ये क्यों बनाया गया है, कर्मचारियों के पक्ष में इसका इंटरप्रिटेशन हमें करना है और ये जो है ये लोगों के फ़ायदे के लिए ही बनाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे इस केस में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था 1948 का, जो मिनिमम वेजेस एक्ट था, उसके लिए ये कहा गया था कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है उसमें 19 है, सॉरी, जो आर्टिकल 19 है उसको कहीं ये चैलेंज तो नहीं करा या कहीं उसके खिलाफ तो नहीं है, उसके प्रतिकूल है या नहीं। तो कोर्ट ने यही बात यहाँ पे बोली थी कि हमें उसका ऐसे इंटरप्रिटेशन करना है जिससे कि बेनिफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे नेक्स्ट है शीलावार से वर्सेस भारत संघ 1988 का केस। इस मामले में भी देखो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन की बात हुई है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे
इस मामले में क्या होता है कि जो संरक्षण गृह हैं और जो अनाथालय वगैरह थे उसमें रखे गए जो माइनर जो छोटे बच्चे थे उनके लिए एक याचिका पेश करते हुए अलग अलग राज्यों में जो बच्चे थे वो जेल में पड़े हुए थे, तो 16 साल से कम उम्र थी उन बच्चों की, तो उनकी रिहाई के लिए यहाँ पे प्रार्थना की गई थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 39 च है ना, तो यहाँ पे इसके अनुसार राज्यों को अपनी ऐसी पॉलिसी चलानी चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण का में स्वस्थ विकास का अवसर दिया जा सके, मतलब उनका जो विकास है वो स्वस्थ हो सके और उन्हें एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट करे। ये किसकी है वो है, ये करेगा राज्य, ये करेगा स्टेट। तो यहाँ पर यही बातें बोली गई हैं और उन बच्चों को शोषण और नैतिक आर्थिक परित्याग से प्रोटेक्शन मिल सके। तो इसी तर्क को सशक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे जो जिला और जो सेशन जजेस थे उन्हें इस बात का निर्देश दिया कि वो 2 महीने में कम से कम एक बार जेल का निरीक्षण करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि जेल में जो मैनुअल है उसमें दिए गए सभी जो भी सेफ गार्ड्स हैं उनका उपबंधों का पालन हो भी रहा है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें कोर्ट ने यहाँ पर इस केस में कही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी एक तरीके से जितने भी हमने केसेस देखे इन सब में बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन की बात हुई है। और जब कोई लॉ समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए या किसी ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर क्लास के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है, तो कोर्ट को ऐसा इंटरप्रिटेशन करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिल सके उस वर्ग के लोगों को, है ना। नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं करना है बल्कि विस्तृत तरीके से, जैसा कि मैक्सवेल ने कहा कि वाइड इंटरप्रिटेशन करना है जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट मिल सके जिस बेनिफिट के लिए वो लॉ बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है, या लेबर लॉज जो हमने पढ़े, तो लेबर लॉ जैसे कि मैंने बताया कि वो भी सोसाइटी के लिए ही मतलब एक तरीके से बनाया गया है किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड हो सके उस वर्ग को जिसके बेनिफिट के लिए वो बनाया गया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरप्रिटेशन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।